हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज के लिए सबसे पहले कूलॉम साहब ने बोला, तो अपन ने उसको बोल दिया कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम साहब, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज कितना आया था? K Q1 Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are the magnitude of charges, R is the distance between them, और K is Coulomb's force constant। और इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? Depends upon the medium present between the charges। आपने बोला था अलग अलग मीडियम के लिए K का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन फॉर एनी मीडियम K का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो डिफरेंट परमिटिविटी बेसिकली क्या होती है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो K का वैल्यू भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। अपन को और किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी और K की वैल्यू पता होनी हो, एयर और वैक्यूम के लिए तो पता होनी चाहिए। तो फॉर एयर और वैक्यूम, तो एयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? पहली बात तो फॉर एयर और वैक्यूम परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट नहीं करके किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। तो फॉर एयर और वैक्यूम परमिटिविटी कितना होता है? 8.85 10 to the power minus 12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और K का वैल्यू कितना आता है? 9 10 to the power 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो वैल्यूज है वो किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। लेकिन तो डिफरेंट मीडियम में परमिटिविटी डिफरेंट होगी, तो K की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, तो फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। मीन्स आप चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करें, R चेंज नहीं करें, लेकिन यहां मीडियम चेंज कर देंगे तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अब अपन बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो अब डिस्कस करते अपन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका एक और नाम है, इसको अपन बोल सकते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोले तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो माध्यम का परावर्तकता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मींस क्या करना चाह रहे हैं अपन? मीडियम की जो परमिटिविटी है, मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको क्या करना चाह रहे हैं? रिलेट करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मरकरी, तो मैं मरकरी की परमिटिविटी को कंपेयर करना चाह रहा हूं। नो डाउट मरकरी की परमिटिविटी या किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को मैं किसी दूसरे मीडियम की डेंसिटी, रेजिस्टेंस, इससे तो कंपेयर करूंगा नहीं। परमिटिविटी को कंपेयर किससे करूंगा? केवल परमिटिविटी से कंपेयर करूंगा। तो जब मैं किसी मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट का मतलब कंपेयर करना चाहता हूं, तो बात आती है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर किस मीडियम की परमिटिविटी से करेंगे? तो बोला गया किससे करेंगे? एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी से।
तो जब भी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे तो वो किसके परमिटिविटी के साथ कंपेयर करेंगे, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करेंगे। मींस फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मरकरी, तो इसका मतलब मैं मरकरी की परमिटिविटी को कंपेयर करना चाहता हूं एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ। कंपेयर करने का मीनिंग क्या है, मैं ये देखना चाहता हूं कि मरकरी की परमिटिविटी एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है। तो जब भी आपको ये चेकआउट करना है कि कितने टाइम्स ज्यादा कितने टाइम्स कम है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम किसके इक्वल होगा, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो जब भी किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड करना पड़ेगा एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी से। मींस क्या फॉर्मूला बना, रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। मींस मैं इस मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करना चाह रहा हूं, और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, एयर और वैक्यूम के साथ। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, उस खुद मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो जब भी आप किसी मीडियम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मीडियम की विद्युतशीलता अपॉन हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, तुलना करना, आपेक्षिक करना। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। परमिटिविटी को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। लेकिन ये कौन सी परमिटिविटी है, रिलेटिव, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए उसी मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड कर देंगे किससे, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो अगर कोई आपसे बोलता है फाइंड द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अपन यूं भी बोल सकते हैं फाइंड द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। तो पता लगता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो है किसका है, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, नो डाउट। दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यूनिट तो दोनों का सेम होगा। अलग अलग बॉडी का मास अलग अलग हो सकता है, लेकिन यूनिट तो सेम होगा। तो जो यूनिट इसका वो यूनिट इसका, तो यूपर वाला यूनिट नीचे वाले यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यूनिटलेस। और कोई मेरे से बोले इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, अगेन परमिटिविटी को डिवाइड करें विद परमिटिविटी। तो वंस अपॉन अ टाइम 11 में पढ़ा था कि एक ही क्वांटिटी को आप उसी क्वांटिटी से डिवाइड करें तो ये क्या हो गया, प्योर रेशियो हो गया। और प्योर रेशियो हो गया तो ये 100% क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस भी है और साथ साथ क्या है, डायमेंशन लेस भी है। अगर आप इजाजत दे तो मैं इस एप्सिलॉन को क्या बोल सकता हूं, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नोट। तो अपन बोल सकते हैं किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम एंड इट्स रिलेटिव परमिटिविटी, इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जैसा अपन बोल रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का परमिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट होता है,
ये तो फिक्स है क्योंकि ये तो एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी है, तो फिक्स हो गया। लेकिन अलग अलग मीडियम होगा तो परमिटिविटी अलग अलग होगा, और परमिटिविटी अलग अलग होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी भी अलग अलग होगा। तो थोड़ी सी एक रिलेटिव परमिटिविटी की अपन एक रेस देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो आपने बोला भैया डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का परमिटिविटी डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना चाहता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम, तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम, तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम किसके इक्वल होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम फाइंड आउट करना चाहूं, तो अब की बार ये जो परमिटिविटी आएगी वो किसकी आएगी? एयर और वैक्यूम की, और एयर और वैक्यूम की आएगी तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। दिस मींस फॉर एयर और वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा? 1। अरे रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या करना चाह रहे हैं? कंपेयर करना चाह रहे हैं मीडियम की परमिटिविटी को, कंपेयर करना चाह रहे हैं किसके साथ? एयर और वैक्यूम के साथ। तो अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो खुद एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी को किससे कंपेयर कराना चाह रहे हो? खुद एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो खुद के कंपैरिजन में तो एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। मींस एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर मैं एयर और वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो मैं किस मीडियम की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूं? एयर और वैक्यूम की। तो एयर और वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो मैं एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी को कंपेयर करना चाह रहा हूं विद एयर और वैक्यूम, तो ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर्स बोले तो, नॉन कंडक्टर्स बोले तो, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो करंट का कंडक्शन नहीं करना चाहते, अगर मैं उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जिनको डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी आप आगे जाके बोलेंगे, उनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी होगी। और फॉर कंडक्टर्स बोले तो, जो करंट का कंडक्शन करते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है भाई? इंफिनिटी होती है। तो इसका मतलब रिलेटिव जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू 1 से लेकर कहां तक होती है? इनफाइनाइट तक। 1 किसके लिए होगी? एयर और वैक्यूम के लिए होगी। इंफिनिटी कंडक्टर्स के लिए होगी। बाकी अदर मीडियम्स के लिए ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इनफाइनाइट होगी। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? वापस इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। एक बार चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम रखते हैं, और एक बार चार्ज के बीच में कोई अनदर मीडियम रखते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं। between 2 point charge. First,
when air or vacuum is present between the charges. Let distance between them is r. तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज Q1 Q2 कितना होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसा आपको पता है कि अगर मीडियम एयर और वैक्यूम है तो K का वैल्यू कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। आप चाहे तो 9 10 टू द पावर 9 भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल राइट डाउन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। सेकंड केस देखते हैं। अब अपन ने क्या कर दिया? एयर और वैक्यूम हटा के कोई दूसरा मीडियम प्लेस कर दिया। तो फॉर एनी अदर मीडियम मीन्स एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम यहां पर प्लेस है। तो Fm बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्ज व्हेन एनी अदर मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस। क्या होगा? K क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, where epsilon is the permittivity of medium present between the charges Q1 Q2 upon R square। अभी स्टडी करके रहा है क्या कि किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो ऐसा करते हैं, एप्सिलॉन को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Therefore F इक्वल टू Fm इक्वल टू क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को क्या राइट कर सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन आर को साइड में रख लेते हैं, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे ये क्या चीज हुई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या चीज हुई? फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस। तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस in a medium is equal to the product of force between the charges when charge is placed in the air or vacuum and 1 upon epsilon r। तो you can say कि electric force between the charges in a medium क्या होगा? एयर और वैक्यूम के जब उनके बीच में एयर और वैक्यूम होगा तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम। लेकिन ध्यान रखना ये इक्वेशन तभी करेक्ट है जब Q1 Q2 और R चेंज नहीं किया है। केवल क्या चेंज किया है? मीडियम मींस एयर, जब इनके बीच में एयर और वैक्यूम है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, और जब इनके बीच में मीडियम है तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है। तो जब मीडियम है तो उस टाइम पर लगने वाला फोर्स एयर और वैक्यूम में उनके बीच में लगने वाले फोर्स का कितना टाइम्स होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना Q1 Q2 और R सेम है, केवल क्या चेंज किया है? मीडियम चेंज किया है। तो ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अपन कल से बोले तो लास्ट क्लास से मेनली देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से चेंज होगा। डायरेक्शन के लिए जरूर अपन ने बोला कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। मींस किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो उन दोनों को जो लाइन जॉइन करेगी उसी पर होगा। तो अपन ने क्या करा? मैग्नीट्यूड अलग से देख लिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्शन अलग से देख लिया। आज ऐसा करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंबाइन करते हैं, और जब फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंबाइन करते हैं एक साथ लिखते हैं तो फोर्स को अपन किस फॉर्म में राइट डाउन करें?
इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो अब अपन बात करेंगे कूलॉम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर के कूलॉम फोर्स बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो आपको कूलॉम फोर्स बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्रेजेंट करना है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो गई भैया, डायरेक्शन भी हो गई। तो देखना, ये Q1 है, ये Q2 है। लेट अस सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। राइट, वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मीन्स Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1 बोले तो वो चार्ज जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय Q2 बोले तो वो चार्ज जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब भी मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज बोलूंगा तो ये चार्ज चाहे Q1 Q2 हो, Q3 Q4 हो, कुछ भी हो, मेरा फॉर्मूला हमेशा मैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोलूंगा। लेकिन थोड़ा सा गीत चेंज करूंगा, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्या होगा, F इक्वल टू K Q1 बोले तो Q1 वो वाला चार्ज जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनटू Q2 बोले तो वो चार्ज जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं हमेशा Q1 Q2 बोलूंगा, लेकिन बहुत सी बार मैं बोलूंगा Q1 लिखूंगा Q2 बोलूंगा Q2 लिखूंगा Q1, क्योंकि Q1 मैं ये मान के चलता हूं कि वो चार्ज है, वो चार्ज लिखना है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और Q2 बोले तो वो चार्ज लिखना है जिस पर फोर्स लग रहा है। तो अभी मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि फोर्स कौन लगा रहा है, इसलिए बोल भी Q1 रहा हूं, लिख भी Q1 रहा हूं। किस पर लग रहा है, Q2 पर, तो बोल भी Q2 रहा हूं, लिख भी Q2 रहा हूं। अभी आपको थोड़ी और देर बात क्लियर हो जाएगी। ये तो हुआ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का केवल मैग्नीट्यूड, लेकिन मेरे को इसकी डायरेक्शन भी शो करनी है। तो आप लोगों ने शायद 11 में पढ़ा होगा, डायरेक्शन शो करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर्स चूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चूज करना पड़ेगा, ओरिजिन चूज करना पड़ेगा, ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में ओरिजिन नहीं दिया गया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया गया है, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं ओरिजिन किसको चूज करूंगा, ये मेरी चॉइस है कि मैं ओरिजिन किसको चूज करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया गया है तब फिर मेरे पास चॉइस नहीं बचेगी। हाल फिलहाल मेरे को कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं है, तो मैं मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन लूंगा। तो जब मेरे को कुछ भी ओरिजिन गिवन नहीं होगा तो मेरा तरीका क्या है, मैं उस चार्ज को ओरिजिन लूंगा जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो Q1 की वजह से मैं फोर्स Q2 पर देख रहा हूं, तो मैं Q1 को क्या लूंगा, ओरिजिन। ठीक है, अब Q1 को ओरिजिन ले लिया तो मैं Q1 से Q2 की तरफ एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा R1 to K। तो जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन गिवन नहीं है, तो सिंपलिसिटी करने के लिए मैं क्या करूंगा, उस चार्ज को ओरिजिन ले लूंगा जिसकी वजह से मैं फोर्स देख रहा हूं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा, यूनिट वेक्टर के लिए ओरिजिन यूज करूंगा, और ओरिजिन चूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, उस चार्ज को लूंगा जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो मैंने Q1 को ओरिजिन ले लिया और Q1 से Q2 की तरफ एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो R1 to K इज अ यूनिट वेक्टर
हुज मैग्नीट्यूड इज 1 और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा 1 से 2 की तरफ होगा। ये तो हुआ यूनिट वेक्टर जो मैं फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए यूज करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस फोर्स की डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लूं। तो मेरे को एक बात पता है Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स अप्लाई होने वाला है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी पर होगा। अब मैं क्या करूंगा, पेन का टिप उस चार्ज पर रखूंगा जिसकी वजह से जिस पर मेरे को फोर्स देखना है। हाल फिलहाल में ये लेके चलता हूं कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों लाइक चार्जेस है, तो Q2 पर फोर्स देखना है तो पेन का टिप कहां रख दूंगा, Q2 पर रख दूंगा। अब ये देखूंगा कि लाइक है कि अनलाइक, तो ये दोनों क्या बताया, लाइक चार्जेस है तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, क्या करेगा, रिपेल करने का मतलब Q1 Q2 पर फोर्स खुद की तरफ लगाएगा कि दूर की तरफ लगाएगा, किधर की तरफ लगाएगा, दूर की तरफ। तो ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और पता लगा, अरे इन दोनों का डायरेक्शन तो क्या आ गया, सेम, और इन दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया। तो इसका डायरेक्शन शो करने के लिए मैं इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को r12 कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डायरेक्शन r12 कैप की है वही डायरेक्शन F1 वेक्टर की आ जाएगी। अब अपन बात करेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो अब की बार 1 पर फोर्स देख रहे हैं, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो क्या होगा कि Q1 बोले तो वह चार्ज जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय Q2 बोले तो वह चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है। तो अब की बार मैंने बोला Q1 लिखा Q2, बोला Q2 लिखा Q1, क्योंकि मेरा Q1 मेरा बोलने का मीनिंग क्या होता है, वह चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, और Q2 बोलने का मीनिंग क्या होता है, जिस पर फोर्स लग रहा है। अब की बार फोर्स कौन लगा रहा है, Q2, किस पर लगा रहा है, Q1 पर, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो केवल इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, मेरे को उसको वेक्टर फॉर्म में राइट करना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यूनिट वेक्टर के लिए मेरे को ओरिजिन चाहिए। तो जब तक कुछ भी नहीं बोला जाएगा, मैं ओरिजिन उस चार्ज को लूंगा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, Q2। तो अब की बार मैं Q2 को ओरिजिन लूंगा और Q2 से Q1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर R21 केप ड्रॉ कर दूंगा। तो R21 केप इज अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज 2 to 1, जिसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। इस फोर्स की डायरेक्शन शो करने के लिए मैं इस यूनिट वेक्टर को यूज करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि फोर्स की डायरेक्शन तो पता कर लो। तो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, Q2 की वजह से जो Q1 पर फोर्स लगेगा, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी पर लगेगा। अब मैं पेन का टिप कहां रखूं, उस चार्ज पर रख दूं जिस पर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ये दोनों चार्ज क्या बताए, लाइक चार्ज। तो Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करने का मतलब दूर भेजेगा, धक्का मारेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और पता लगा ये डायरेक्शन सेम है, तो इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए मैं इसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, R21 केप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक बात आती है क्या, R21 केप और R12 केप में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बताओ। इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या बताए, यूनिट वेक्टर बताए, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या बताया, अपोजिट। तो R21 केप इक्वल टू क्या हो गया, माइनस R12 केप। ये इक्वल साइन तो बता रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और माइनस बता रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप परमिशन दे तो R21 केप को मैं यहाँ पर माइनस R12 केप राइट डाउन कर दूं। तो F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे Q1 Q2 तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 into 5 और 5 into 3 एक ही बात होती है, माइनस R12 केप।
तो इसकी जगह मैंने माइनस R12 केव लिख दिया। तो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 केव। अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 केव। तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 केव, ये और ये तो बिल्कुल सेम है, और जब ये और ये बिल्कुल सेम है तो इस पूरे की जगह मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूं, F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि एक की वजह से दो पर लगने वाला फोर्स, एक की वजह से दो पर लगने वाला फोर्स, दो की वजह से एक पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मींस Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पर उतनी अमाउंट का मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। सुना सुना सा लगता है, अरे यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मींस फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो Q1 ने Q2 पर जितना फोर्स लगाया Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो F12 वेक्टर और F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। तो मैं इसको F12 इक्वल टू F21 भी राइट कर सकता हूं। बहुत से बच्चे सोचेंगे माइनस कहां गया, तो मैं बोलूंगा भैया डायरेक्शन में गया। डायरेक्शन में कैसे गया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है और ये स्केलर इक्वेशन है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ रही है, डायरेक्शन, और इसमें केवल क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि अपन बोल ही रहे ये दोनों जो फोर्सेज होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है भाई, तो Q1 Q2 पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये तो बात थी जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, लाइक चार्जेस थे। अगेन लाइक चार्जेस लेते हैं, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव थे, लेट अस सपोज Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है, Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि फोर्स का जब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं तो चार्ज नेगेटिव होगा तो भी क्या लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा। तो वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन देखें तो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स देखना है, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी पर होगा। पेन का टिप Q2 पर रख देंगे तो Q1 Q2 को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। मींस अगर दोनों नेगेटिव भी है तो भी फोर्स, दोनों नेगेटिव है तो क्या करेगा, Q1 Q2 को रिपेल कर देगा। इट्स मींस फोर्स उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और फोर्स उसी डायरेक्शन में आ जाएगा तो इसको अगेन R12 के से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स ऑन माइनस Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन माइनस Q1 ड्यू टू माइनस Q2, फोर्स ऑन माइनस Q1 ड्यू टू माइनस Q2 क्या होगा, K Q1 बोले तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स लगा रहा है, Q2 बोले तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर फोर्स लग रहा है। इट्स मींस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं इस टाइम पर। चार्ज नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव। गौर फरमाना, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन यहाँ पर। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी आएगी तो डायरेक्शन यहाँ से आएगी, यहाँ से तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं टाइम पर नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव। Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स देखना है तो अगेन Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वापस फोर्स का डायरेक्शन इसी की तरफ आ जाएगा। इट्स मींस ये का ये आ जाएगा। तो अगेन दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सम होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, जब दोनों प्लस में थे और जब दोनों माइनस में थे, जब दोनों प्लस में थे या जब दोनों माइनस में थे, मींस जब दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो जो यूनिट वेक्टर आप ले रहे हो फोर्स का डायरेक्शन उसी की तरफ जा रहा है। जब दोनों प्लस में थे तो फोर्स का डायरेक्शन उसी की तरफ जा रहा है जो आपने यूनिट वेक्टर लिया। Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स देखना था तो Q2 को ओरिजिन लिया, Q2 से Q1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया
और पता लगा कि Q1 पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है, यूनिट वेक्टर की तरफ ही आ रहा है। तो जनरल फॉर्म में मैं राइट डाउन कर सकता हूं। जनरल फॉर्म का मतलब ना मैं Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स देख रहा हूं, ना Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स देख रहा हूं। मैं जनरल लिख दिया कि आप किसी की वजह से किसी पर देख लो, फोर्स क्या रहा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का है वही डायरेक्शन किसका आ रहा है, फोर्स का है। ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो क्या होता, बोले तो जब दोनों चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेट अस सपोज Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो मैं देखना चाहता हूं फोर्स ऑन माइनस Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1 उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स लगा रहा है, Q2 उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर फोर्स लग रहा है। Q2 माइनस में भी है तो भी मैंने किस में लिया, प्लस में। माइनस का इफेक्ट आएगा डायरेक्शन में, अभी आप देखना अपना डायरेक्शन में इफेक्ट आ जाएगा, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ठीक है। ये तो केवल क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन के लिए क्या करें, Q1 की वजह से फोर्स देख रहे हैं तो Q1 को क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, और Q1 से Q2 की तरफ क्या कर देते हैं, यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, क्या, R12K, क्योंकि मेरे को पता है कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी इसी पर होगा। अब फोर्स किस पे फाइंड आउट करना है, फोर्स की डायरेक्शन किस पे फाइंड आउट करनी है, Q2 पर, तो पेन का टिप कहां रखूंगा, Q2 पर। तो Q1 और Q2 देखो लाइक है कि अनलाइक, तो पता लगता है ये अनलाइक है। अनलाइक है तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करने का मतलब Q1 Q2 को अपनी तरफ फोर्स लगाएगा कि दूर भगाएगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने Q1 और Q2 में से, जब दोनों पॉजिटिव थे तो Q1 और Q2 में से एक की नेचर नेगेटिव करी, तो फोर्स जो पहले राइट हैंड डायरेक्शन में था, रिपल्सिव फोर्स था, वो किधर हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो गौर फरमाना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अभी भी वो का वही है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ये का ही रहता, लेकिन जैसे मैंने इसको नेगेटिव किया, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्योंकि अगर ये प्लस होता तो फोर्स किधर की तरफ जाता, इधर की तरफ। तो चार्ज की नेचर का इफेक्ट कहां जाएगा, डायरेक्शन में जाएगा। और पता लगा अब की बार ये जो फोर्स है मेरे इस यूनिट वेक्टर के क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं, माइनस R12K, क्योंकि फोर्स इस यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है। अब अपन बात करते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू माइनस Q2। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू माइनस Q2 क्या होगा, कि Q1 उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स लगा रहा है, मल्टीप्लाई बाय Q1 उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर फोर्स लगा है, अपॉन R स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ R12K आ रहा है, बोले तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन अब चूंकि मैंने Q2 को नेगेटिव ले लिया, तो अब आप देखना इसकी डायरेक्शन पहले की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। चार्ज की नेचर का इफेक्ट मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएगा, किस पे जाएगा भैया, डायरेक्शन पे जाएगा। तो Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स देना है, तो किसकी वजह से देखना है, Q2 की वजह से। तो Q2 को क्या ले लूंगा, ओरिजिन, और Q2 से क्या कर दूंगा, Q1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा R21 के। तो Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स देखना है, तो मैं इसी यूनिट वेक्टर को यूज करूंगा। पहले फोर्स का डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लो, तो Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स क्या होगा, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी पर होगा। पेन का टिप कहां रखूं, Q1 पर रखूं। लाइक चार्ज के अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, तो Q2 Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का मतलब पास बुलाएगा कि दूर, पास बुलाएगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और पता लगा
अगेन ये फोर्स इसका क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इसको मैंने क्या राइट डाउन कर दिया, माइनस R21 के, क्या राइट डाउन कर दिया, माइनस R21 के। और ये पूरी दुनिया जानती है ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो R21 केप को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूं, माइनस R12 केप। तो इस माइनस R21 केप की जगह में माइनस R12 केप लिख दूं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 के। आप इजाजत दें तो इस माइनस को यहां ले लो, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो पता लगा ये और ये क्या हो गए, इक्वल, ये और ये इक्वल हो गए। तो इस पूरे की जगह में यहां पर F12 राइट कर दो, तो F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। इसका मतलब अगेन क्या हो गया, 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, एक पर 2 की वजह से लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। मींस अभी भी Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड में सेम लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या लगाएगा, अपोजिट लगाएगा। तो आप लोगों ने एक बात देखा, क्या बात देखा कि अगर ये अपोजिट नेचर के हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो आपने देखा कि यहां पर भी क्या आया था, माइनस, यहां पर भी क्या आया था, माइनस। तो अगर मैं अनलाइक चार्जेस है तो जनरल फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R के, क्योंकि यहां पर भी फोर्स इस यूनिट वेक्टर के अपोजिट, यहां पर भी फोर्स इस यूनिट वेक्टर के अपोजिट। तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज होगा तो प्लस R के, अनलाइक चार्ज होगा तो माइनस R के। ये जब लाइक चार्जेस है तो उसमें लिखने का जनरल फॉर्मेट है, ये अनलाइक चार्जेस है तो उसमें लिखने का जनरल फॉर्मेट है। और अगर मैं क्या करना चाहूं, मैं बोलूं कि लाइक हो कि अनलाइक हो, मैं तो दोनों के लिए, लाइक के लिए भी और अनलाइक के लिए भी एक जनरल फॉर्मेट लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, मैं आपको जनरल फॉर्मेट का मतलब समझा दूं। यहां पर तो मैंने देखा 2 पर 1 की वजह से फोर्स, 1 पर 2 की वजह से फोर्स, लेकिन यहां मैंने ना 1 2 ना 2 1 लिख रखा है, मैंने बस लिख दिया फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर ये दोनों अनलाइक है तो जो भी यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब Q1 की वजह से Q2 पर देखना है तो Q1 को ओरिजिन लेंगे और यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स देखना है तो Q2 को ओरिजिन लूंगा, Q2 से Q1 की तरफ यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। तो अनलाइक चार्जेस अगर हैं तो फोर्स हमेशा जो यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट में आएगा। Q1 की वजह से Q2 पर देखा तो यूनिट वेक्टर तो इधर था, लेकिन फोर्स अपोजिट। Q2 की वजह से Q1 पर देखा था तो यूनिट वेक्टर ये था, लेकिन फोर्स इसके अपोजिट। तो ये हुआ लाइक चार्जेस के लिए, ये हुआ अनलाइक चार्जेस के लिए। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि लाइक हो कि अनलाइक हो, अपन तो ऐसा फॉर्मेट लिखे जो हर जगह पर एप्लीकेबल हो। तो जनरल फॉर्मेट में मींस लाइक हो अनलाइक हो, Q1 की वजह से Q2 पर देख रहे हो, Q2 की वजह से Q1 पर देख रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक सिंपल लिखूंगा F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R के। मैं सिंपल बोलूंगा कि फोर्स का डायरेक्शन देने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, ये यूनिट वेक्टर यूज कर रहा हूं। लेकिन गजब की बात क्या है, अब की बार मैंने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा और यहां पर यूनिट वेक्टर भी लिख दिया कि भैया फोर्स का डायरेक्शन आर केप की तरफ है। लेकिन जरूरी नहीं कि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आर केप की तरफ है, यूनिट वेक्टर की तरफ है, इसके अपोजिट भी आ सकता है। तो फोर्स किधर जाएगा, यूनिट वेक्टर की तरफ जाएगा कि उसके अपोजिट, वो कहां से पता लगेगा, चार्ज की नेचर से पता लगेगा। तो इस वाले फॉर्मेट में Q1 और Q2 क्या आएंगे, विद साइन। अब समझ में, हो सकता है बाउंसर जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना,
क्योंकि मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, सॉरी मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन कर रहा हूं, और वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगी ना भैया। तो चार्ज की नेचर का इफेक्ट कहां जाता है, डायरेक्शन में। तो चार्ज की नेचर का इफेक्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पर दोनों Q1 और Q2 क्या आएंगे, विद साइन, समझिएगा। अगर ये दोनों प्लस हुए तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो F वेक्टर इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R क्यूब। दोनों माइनस हुए, विद साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन ये आ गया, तो लाइक चार्ज होते तो ये आ गया। Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो Q1 तो प्लस Q2 माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, अरे इस माइनस को बाहर ले लो यार, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस। तो इस इक्वेशन में Q1 Q2 क्या लिखेंगे, विद साइन। और अगर मैं फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, फोर्स का केवल क्या देख रहा हूं, मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, अरे मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो यूनिट वेक्टर थोड़ी आएगा, तो Q1 और Q2 क्या आएंगे, विदाउट साइन, क्योंकि चार्ज की नेचर का इफेक्ट डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएगा। तो चलिए आज इतना से ही पढ़ते हैं, फिर कल आगे और स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।